डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 67। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। स्वीकृति जी ने अक्षय को कोई जवाब नहीं दिया था। वह भी चाहती थी कि उनकी बेटी अच्छे घराने में शादी करे, क्योंकि आखिरकार वह एक माँ थी और वह अपनी बेटी के लिए अच्छा ही चाहती थी, पर उनमें उनको चाहत की मर्जी चाहिए थी। अशोक जी को भी इस बारे में पता था। उन्हें भी अक्षय अच्छा लगता था, पर वह चाहत की मर्जी जानना चाहते थे। उन्होंने अभी तक इस बारे में चाहत को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि जब ये बात चल रही थी तब चाहत दक्ष के साथ अपने कमरे में चली गई थी। स्वीकृति जी ने ठान लिया था कि वह आज चाहत से इस बारे में बात करके रहेगी। उन्होंने देखा था कि कुछ दिन से चाहत का बिहेवियर उनके प्रति काफ़ी अलग है, इसलिए उन्होंने मन में ठान लिया था कि वह चाहत से खुलकर बात करेगी कि वह क्या सोच रही है। वह ये सोचकर लिविंग हॉल में ही बैठ जाती है, क्योंकि चाहत जॉई के साथ बाहर वॉक के लिए गई थी। अभी सुबह के 8 बजे बज रहे थे, इसलिए अशोक जी कब का ऑफिस चले गए थे और स्वीकृति जी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ कुणाल का प्राइवेट बंगला। वह बंगला सभी शोर शराबे से काफी दूर बना हुआ था, जहां पर सिर्फ शांति और हरियाली थी। कुणाल लगभग 2 दिनों से वही था। उसने अपने आप को फिर से रूम में बंद कर लिया था। उसने इन 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। वह पास्ट की बातें याद करके मन ही मन गिल्ट से मरा जा रहा था। वह जब से राजावत विला से आया था तब से बिना रुके शराब पिए जा रहा था। आज उसे कमरे से निकले हुए पूरे 2 दिन हो गए थे, यहाँ तक कि कबीर ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। कबीर को कुणाल से डर लगता था, क्योंकि वह किसी खूंखार भेड़िया की तरह था। अगर उसने उसे परेशान किया तो वह कबीर की जान ले सकता था। उसे पता था कुणाल कितना खतरनाक है। वह जब गुस्सा होता है तो किसी की नहीं सुनता। वह अपने बदले में हर हद तक गुजर जाता है। इसलिए कबीर को भी कुणाल से डर लगता था। कबीर अभी बाहर लिविंग हॉल में यह वहां टहल रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। उसे बार बार कुणाल के दादाजी का फोन आ रहा था, पर वो उनसे क्या कहता, इसलिए वह जानबूझकर उनका कॉल नहीं उठता, क्योंकि कुणाल ने उसे मना किया था कि वह उनकी फैमिली को कुछ नहीं कहेगा, ना ही उसके बारे में कुछ बताया। इसलिए वह मजबूर था। तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग होता है। जब वह फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखता है तो तुरंत ही कॉल उठा लेता है। वह उस डॉक्टर का कॉल था जिसको राजावत विला में रखा था। वह तुरंत ही कॉल उठाता है और डॉक्टर सामने से कुछ कहता है, जिससे कबीर की आंखों में एक चमक आ जाती है। उसे एक बहाना मिल गया था कुणाल के पास जाने का। वह एक लंबी सांस लेता है, क्योंकि वह मौत के मुंह में जा रहा था। यह उसे करना था, यह उसकी ड्यूटी थी। इसलिए वह अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेता है कि जो भी होगा वह देखा जाएगा। वह सीढ़ियों से होते हुए सेकंड फ्लोर पर चला जाता है, जहां पर एक बड़ा सा कमरा था। वह दरवाजे को खटखटाते हुए कहता है, सर, उसे होश आ गया है। आप कब तक यहाँ पर ऐसे ही अपने आप को बंद रखेंगे? आपके दादाजी भी मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं और अंश भी आपको याद कर रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि वंश अब बिल्कुल ठीक है, इसलिए आप खुद को तकलीफ मत दीजिए। वह इतना कहकर चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास इसके सिवा कहने के लिए कुछ नहीं था। वह सोचने लगता है, क्या कुणाल दरवाजा खोलेगा? तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है। वह इतनी तेज थी कि एक पल के लिए तो वह भी डर जाता है। कबीर सहमकर 2 कदम पीछे हो जाता है, क्योंकि कुणाल ने अपनी पूरी ताकत के साथ दरवाजा खोला था। ऐसा लग रहा था मानो वह दरवाजा टूट ही जाएगा। कबीर अपनी नज़रें तिरछी करके आगे की ओर देखने लगता है, जहां पर कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। भले ही बाहर दिन का उजाला था, पर अंदर एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जिसमें से कुणाल किसी भूखे शेर की तरह बाहर निकल रहा था। उसके आसपास काफी डार्क ऑरा फैला हुआ था। उसे देखकर काफी नेगेटिव वाइब आ रही थी। कबीर उसके चेहरे को देखकर एक पल के लिए डर जाता है, क्योंकि वह काफी खूंखार लग रहा था। 2 दिनों में उसका चेहरा काफी बदल गया था। उसने शेविंग भी नहीं की थी, जिसकी वजह से उसकी बियर्ड उसे काफी भयानक बना रही थी, और ऊपर से उसकी काली नशीली आंखें जिसमें खून उतर आया था। उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने कुणाल का ये रूप नहीं देखा था। वह किसी खूनी दरिंदे की तरह खून का प्यासा लग रहा था। उसकी काली गहरी आंखों में गुस्से के साथ साथ बदले की आंख दिख रही थी, जो अब सबको तबाह कर देने वाली थी। उसके अंदर इंसानियत का एक कतरा भी नहीं था। उसकी आंखें किसी ब्लैक होल की तरह अंधेरे में गिरी हुई थी, जैसे कि मानो उसमें कोई भी रोशन ना हो। उसकी काली आंखें पत्थर की तरह कठोर हो गई थी। कुणाल कबीर को एक नज़र भी नहीं देखता और वहां से सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाने लगता है। भले ही उसने 2 दिन से खाया ना हो, पर उससे उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ा था। पर अब उसका चेहरा और भी निर्दय लगने लगा था, क्योंकि उसकी आंखें किसी घायल शेर की तरह आग उगल रही थी।
उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे क्योंकि वह 2 दिन से सोया नहीं था। जब कुणाल उसके साइड से होकर जाने लगता है तो कबीर की नाक में एक तेज शराब की महक घुस जाती है। कुणाल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह शराब में नहाकर आया हो, पर फिर भी उसकी आंखों के सिवा उसकी बॉडी लैंग्वेज से कोई यह नहीं बता सकता था कि उसने इतनी सारी शराबी होगी। कबीर भागते हुए कुणाल के पीछे पीछे जाने लगता है। उसे पता था उसके बॉस कहाँ जाने वाले हैं, वह वंश राजावत को जीते जी जहन्नम दिखाएंगे। वही बाहर खड़े बॉडीगार्ड जब 2 दिन बाद अपने बॉस को ऐसे देखते हैं तो उनका दिल दहल जाता है। वह पहले से ही अपने बॉस से काफी डरते थे, पर आज उनका दहशत भरा लुक उन्हें अंदर तक कांपने के लिए मजबूर कर रहा था। वह कुणाल को एक नज़र देखकर अपना सर नीचे झुका लेते हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दूसरी बार अपने बॉस को देखें। वह सभी बॉडीगार्ड कुणाल के साथ साथ चलने लगते हैं। वही कबीर उन सबको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और कुछ ही देर में वह सभी लोग वहां से राजावत विला के लिए निकल जाते हैं। पूरा राजावत जिला बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। वहां पर उनकी परमिशन के बिना मक्खी भी नहीं घुस सकती थी। राजावत कंपनी 2 दिन पहले ही बर्बाद हो गई थी। कुणाल ने उन्हें चुटकियों में बर्बाद कर दिया था। इस 2 दिनों में उस कंपनी को सब लोग भूल ही गए थे। उन्हें याद तक नहीं था कि कोई राजावत फैमिली इस शहर में एग्जिट करती थी। मिस्टर राजावत उसी दिन वापस आ गए थे जब कुणाल ने उनके बेटे को बहुत मारा था। उनकी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। जब उन्हें अपने बेटे के बारे में पता चला तो उन्हें मेजर हॉट स्ट्रोक आया था, इसलिए उनको अस्पताल में एडमिट किया था। क्योंकि कुणाल नहीं चाहता था कि वह बिना सजा भुगते मर जाए, वह उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। और वह वंश की रखेल जिसने सृष्टि का घर बर्बाद किया था, उसकी भी हालत ठीक नहीं थी क्योंकि कुणाल ने अपने बॉडीगार्ड को भी छूट दे दी थी। वह उसके साथ जो करना चाहे वह कर सकते थे और सभी नौकर भी। इसलिए वह 2 दिन से इसी विला में रहकर तड़प तड़प कर मर रही थी। रात को सभी बॉडीगार्ड उसके साथ अपनी हवस मिटाते थे। जब भी वो उसके साथ इंटीमेट होते थे वह उसे एक खास किस्म का ड्रग्स देते थे, जिसकी वजह से वह भी अपने आप को रोक नहीं पाती थी। उसे दिन में 10 बार वह ड्रग्स दिया जाता था। अब उसे उस ड्रग्स की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह खुद उन बॉडीगार्ड से उस ड्रग्स की मांग करती थी। उसका पूरा शरीर अलग अलग चोटों से भर गया था क्योंकि उसे खुद को चोट पहुंचाकर सुकून मिलता था। इंटीमेट होने के दौरान उसके प्राइवेट पार्ट से काफ़ी खून निकलता था, पर उसे इससे प्लेजर फील होता था, इसलिए वह सभी लोगों को साथ में हैंडल कर सकती थी। और यह सब उस ड्रग्स की वजह से हो रहा था। उसकी पूरी जिंदगी अब बर्बाद हो गई थी और यह सब वीडियो पूरे इंटरनेट पर डाली जाती थी, पर उसमें उन सभी बॉडीगार्ड का चेहरा नहीं दिखता था। जब उसके शरीर से उस ड्रग्स का असर खत्म होता था तो वह किसी लाश की तरह लेटी रहती थी क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती थी कि वह खड़ी भी नहीं हो पाती थी। वह भी एक वेल नोन फैमिली से बिलोंग करती थी, पर उसकी फैमिली अब सड़क पर आ गई थी। उनकी बेटी उनके साथ ऐसा करेगी उन्हें नहीं पता था। हर दिन उसकी वीडियो और फोटो इंटरनेट पर ट्रेंड करते थे। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। उसके पेरेंट्स ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। उनके पास अपना बेटा था, इसलिए वह मर भी नहीं सकते थे। वह अपने बेटे के लिए जीना चाहते थे, इसलिए अब उसके पास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। उसे इसी तरह अपनी जिंदगी बितानी होगी। कुछ ही देर में सभी गाड़ियां विला के आगे आकर रुकती है। कुणाल सीधा गाड़ी से बाहर निकलकर विला के अंदर जाने लगता है। उसने अभी भी वही कपड़े पहने थे जो 2 दिन पहले पहने थे। वह ब्लैक शर्ट और ब्लैक पेंट में किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसके कपड़ों में सिलवटें आ गई थी। उसे देखकर ये लग ही नहीं रहा था कि वह द ग्रेट बिजनेसमैन कुणाल कपूर है, क्योंकि उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। भले ही उसने 2 दिन से वही कपड़े पहने हो, पर उसकी हैंडसमनेस में कोई भी फर्क नहीं आया था, बल्कि वह और भी हैंडसम दिख रहा था। उसकी काली नशीली आंखें उसे और भी दिलकश बना रही थी। उसकी लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी, ऊपर से उसका ठंडा बिहेवियर उसे काफ़ी रॉयल और एलिगेंट बना रहा था। कुणाल वहां से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर बने एक कमरे में चला जाता है। वही मानव भी उसके साथ जाने लगता है, पर सभी बॉडीगार्ड विला के बाहर ही खड़े थे। जो कुणाल के खास कमांडो थे वही उसके साथ विला के अंदर आए थे, पर वह कमरे के अंदर नहीं गए थे। वह बाहर ही खड़े रहकर पहरा दे रहे थे। कुणाल अपनी जलती आंखों से सामने लेटे आदमी को देखने लगता है जो उसकी बहन का प्यार था। वंश जब कुणाल को देखता है तो उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में जगह जगह पेन हो रहा था और वहां पर उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं था। वह भले ही जिंदा था, पर वह किसी काम का नहीं था। उसको बेड से खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। वह लेटे लेटे ही पानी का गिलास लेने की कोशिश कर रहा था, पर वह कुणाल को देखकर वही फ्रिज हो जाता है और अपनी आंखों में आंसू लिए जोर जोर से हंसने लगता है। वह 2 दिनों से यहाँ पर अपनी रखेल की आवाज़ सुनता था और उसको पता चल गया था कि उसके डैडी भी अब अस्पताल में एडमिट है। अब वंश के पास कुछ नहीं था। उसका पैसा, रुतबा, प्रॉपर्टी, प्यार सब मिट्टी में मिल गया था।
उसकी मॉम पहले ही मर चुकी थी, जिसकी वजह से उसके डैड बाहर अय्याशी करते थे और इस बात का पता वंश को भी था, पर वो अपने में ही लगा रहता था। पर कुणाल ने उन सब की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। उनका भी वीडियो वायरल हो चुका था और उनके ऊपर कई सारे जातीय शोषण के मुकदमे चल रहे थे। अब उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई थी और ना ही कंपनी। वह सड़क पर आ गए थे। वंश को पता था कि कुणाल उसे नहीं मारेगा, क्योंकि वह उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है, पर वह ऐसी दर्द भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। इसलिए वह कुणाल को उकसाते हुए कहता है, क्या गुस्सा आ रहा है? वंश जब ये बोलता है तो उसके जबड़े में बहुत दर्द होता है। उसके पूरे शरीर में दर्द की एक लहर दौड़ जाती है, पर फिर भी वह रुकता नहीं। वह कुणाल को प्रवोक करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे, क्योंकि तुम्हारी बेवकूफ़ बहन अभी भी मुझसे प्यार करती है और तुम अपने बहन का सुहाग कैसे उजाड़ सकते हो? वैसे मैंने सोचा नहीं था तुम्हें बेवकूफ़ बनाना इतना आसान होगा। वह इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। वही कुणाल जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देख रहा था, उसे वंश की आवाज़ किसी खोलते हुए शीशे की तरह लग रही थी जो कोई उसके कानों में डाल रहा था। कुणाल गुस्से से अपनी मुठिया कस लेता है, जिसकी वजह से उसकी नसें चटकने की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई देती है। वह तुरंत ही बेड के नज़दीक चला जाता है और वंश के चेहरे पर जोर से मुक्का मार देता है, जिस वंश सीधा बेड पर किसी लाश की तरह झूल जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिससे उसके वाइट बैग पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वह जैसे तैसे करके अपने आप को संभलता है। उसका पूरा मुंह खून से भर गया था, उसके दांत भी खून से भीगे हुए थे और उसके होठों से होते हुए खून नीचे वाइट बेडशीट पर पड़ रहा था। वंश फिर भी हंसता है, क्योंकि वह मरना चाहता था। वह ऐसी जिंदगी कैसे जी सकता था? वह एक ही बार में मर जाए ताकि कुणाल उसे और परेशान न कर सके। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा होता तुम्हारी बहन वही मर गई होती तो। अगर वह बेवकूफ़ इंसान बीच में नहीं आया होता तो मेकअप का उसे ठिकाने लगा चुका होता, पर पता नहीं उसे क्या खुजली मची थी। पर कोई नहीं, मैंने तुम्हारे ही हाथों से उसे बर्बाद कर दिया और तुम किसी बेवकूफ़ की तरह ये समझते रहे कि यह सब उस आदमी ने किया है। चलो मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। वैसे तुम्हें भी पता चले कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, और तुम्हारी बहन अगर वह मेरे हाथ में आ जाए तो उसे अभी के अभी मौत के घाट उतार दो। वही कुणाल जब ये सुनता है तो तुरंत ही वंश का गला पकड़ लेता है। वही वंश मुस्कुराते हुए कुणाल को देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। शायद कुणाल उसे अब मार देगा, भले ही उसे थोड़ी तकलीफ होगी, पर वह इसके लिए तैयार था। तभी कुणाल कुछ सोचकर उसका गला छोड़ देता है और अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान लिए उसे एक तरफ देखने का इशारा करता है, जहां पर बड़ी स्क्रीन पर दो अलग अलग वीडियो चल रहे थे, जिसमें एक अस्पताल का था और दूसरा उसकी रखेल का। वह उसे बहुत प्यार करता था। वह इन 2 दिनों में उसकी आवाज़ सुनकर बहुत तड़पता था, पर आज जब वह सामने उस चीज़ को देखता है तो वह तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसका प्यार कई सारे मर्दों से गिरा हुआ था और वह घुटनों के बल बैठकर उन सबको सेटिस्फाई कर रही थी। कुणाल उस तरफ नहीं देखता, बल्कि वंश के चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशन को नोटिस करता है। उसे उसका चेहरा देखकर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। वह अपनी खूंखार आवाज में कहता है, क्या कह रहे थे? जल्दी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। उस दिन क्या हुआ था? तुम चिंता मत करो, बाद में तुम्हें ये पूरी मूवी देखने को मिलेगी। वही वंश जो आंखें बंद करके रो रहा था, वह तुरंत ही अपनी आंखें खोल देता है। वह गुस्से से कहता है, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? वही कुणाल ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वह वहां से सीधा सोफे पर बैठ जाता है और सिगार सुलगाते हुए कहता है, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे डैड सही सलामत रहे तो मुझे सच सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? वंश अपने सामने चल रही स्क्रीन को देखने लगता है, जिसमें उसके डैडी हॉस्पिटल में लेटे हुए थे और उनके बगल में एक नर्स थी जो उनके चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटा रही थी, जिसकी वजह से उसके डैडी बेड पर तड़प रहे थे। ये देखकर वंश और भी रोने लगता है, क्योंकि उसके डैडी के सिवा उसके पास और कोई नहीं था। वह भले ही लालची हो, पर वह अपने डैडी से प्यार करता था। वह उन्हें उस हालत में देखकर कुणाल से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, तुम्हें सब बताने के लिए तैयार हूं, पर तुम मेरे डैडी को कुछ मत करना। वह इतना कहकर लेटे लेटे ही अपने हाथ जोड़ लेता है, पर कुणाल को उस पर कोई रहम नहीं आता। एपिसोड 68। वंश से अपने डैडी की हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि नर्स ने उनका मास्क हटा दिया था, इसलिए वह पानी बिन मछली की तरह बेड पर लंबी लंबी सांस ले रहे थे। उनकी सांसों की डोरी कुछ ही देर में टूटने वाली थी। ये देखकर वंश रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, पहले मेरे डैडी को बचा लो, वरना वह मर जाएंगे। तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है वह मैंने किया है, उसमें मेरे डैडी की कोई गलती नहीं है। वही कुणाल कुछ नहीं कहता और यूं ही बैठा रहता है, जिसे देखकर वंश अपने आप को संभाल कर बेड पर बैठने की कोशिश करता है। वह सामने अपने डैड को तड़पता हुआ देख रहा था। वह तुरंत ही हाथ जोड़ लेता है और कुणाल से कहता है,
मैं सृष्टि से शादी नहीं करना चाहता था पर वह मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मैं उसे मना करना चाहता था पर मेरे डैडी जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवाना चाहते थे क्योंकि उनको बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए था। मैं उनके आगे मजबूर था। मैं क्या करता, मुझे मजबूरन सृष्टि से शादी करनी पड़ी और उसे प्यार का दिखावा करना पड़ा। इस बात से मेरी गर्लफ्रेंड को भी कोई दिक्कत नहीं थी, शायद वह भी पैसों के लिए मेरा सौदा करना चाहती थी। जब हमारी शादी हुई तो तुमने हमें ढेर सारे पैसे दिए थे और मुझे भी पता था कि सृष्टि अब मेरे कंट्रोल में है। वह मुझसे प्यार करती है इसलिए वह तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वह बार बार मुझे ईशा के बारे में पूछती थी। वह मुझ पर शक करती थी कि मैं उसको धोखा दे रहा हूँ और यह बात सच भी थी। वह इतना कहकर फिर से रोने लगता है क्योंकि उसके जबड़े में बहुत दर्द हो रहा था और अभी भी उसके मुंह से खून निकल रहा था। वह अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, इसलिए मैं उसे रोज पिटता था और टॉर्चर करता था। मुझे पता था वह मुझे डाइवोर्स कभी नहीं देगी और ना ही तुम्हें कुछ बताएगी, इसलिए मैंने वह कंटिन्यू रखा क्योंकि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं ईशा से प्यार करता था और ईशा भी यही चाहती थी कि हम दोनों का डाइवोर्स ना हो ताकि हमारी कंपनी और हमारी फैमिली यूं ही आगे बढ़ती रहे। पर फिर भी मुझे डर लगा रहता था कि वह कहीं तुम्हें सच बता ना दे, इसलिए मैं उसकी कोई कमजोरी चाहता था जिसे बाद में मैं इस्तेमाल करके उसे नीचा दिखा सकूं। इसलिए मैंने और ईशा ने प्लान बनाया। वह ये कहकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और आगे कहता है, मैं और ईशा उसे बिजनेस ट्रिप के नाम पर देहरादून ले गए क्योंकि मैं वहां पर उसका रेप करवाना चाहता था ताकि वह किसी को अपना मुंह न दिखा सके और तुम भी मेरे एहसानों के तले दबे रहो। वही कुणाल जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सोफे पर बैठा हुआ था, उसकी आंखों में खून उतर आता है। वह अपनी मुठियां कस के बंद कर लेता है जैसे कि वह अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहता हो। वह लगातार वंश को देखकर स्मोकिंग कर रहा था। वहां पर पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था, इसलिए पूरा वातावरण काफी भयानक लग रहा था। वंश को अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वैसे भी कुणाल उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा और वह अपने डैडी की मौत अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता था, इसलिए यही अच्छा होगा कि वह पहले मर जाए। इसलिए वह बड़ी बेशर्मी से हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें कहा था कि हम देहरादून जाने वाले हैं, हाँ, उस दिन मैंने प्लान बनाया था कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा ताकि तुम भी मुझ पर कोई इल्जाम ना लगा सको और वह भी अपनी जुबान ना खोल सके और खुद ब खुद मर जाए। उस दिन मैंने देहरादून की उस होटल में फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग रखी थी और वह फॉरेन क्लाइंट कहने के लिए एक बिजनेस क्लाइंट थे। असलियत तो ये थी कि वह एक भूखे भेड़िए थे जो लकड़ियों की स्मगलिंग करते थे। उस दिन सृष्टि बहुत खुश थी कि मैं उसे अपने साथ कहीं घूमने लेकर आया हूँ। वह सारी शिकायतें भूल गई थी क्योंकि हमने जब प्लान बनाया था तब एक वीक से मैं उसके साथ अच्छा बिहेव करता था और वह बेवकूफ़ मेरे झांसे में आ गई और उसने भी तुम्हें हंसी खुशी बता दिया था कि वो देहरादून जाने वाली है और वह बहुत खुश है, पर ऐसा नहीं था। मैंने सृष्टि को उस दिन पूरा देहरादून घुमाया था और मेरे साथ ईशा भी थी और वह फॉरेन क्लाइंट भी थे। उन्हें तुम्हारी बहन बहुत पसंद आ गई थी। उसके बदले में वह मुझे काफ़ी मोटी रकम देने वाले थे क्योंकि वह लोग तुम्हारे दुश्मनों में से एक थे। वह तुमसे अपनी दुश्मनी निकालना चाहते, वह तुम्हारा बदला सृष्टि से लेना चाहते थे। वह सृष्टि को ले तो नहीं जा सकते थे पर हाँ उसके साथ मजे उठाना चाहते थे और उसका वीडियो वायरल करके सारी दुनिया में तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे और यह चीज़ मेरे लिए अच्छी थी क्योंकि वैसे भी मैं सृष्टि को छोड़ नहीं सकता था। वह पैसे छापने की मशीन थी और अगर उसका वीडियो वायरल होने के बावजूद भी मैंने उसे अपने साथ रखा तो तुम मुझे भगवान की तरह पूजते और मेरी सारी डिमांड्स पूरी करते। इसलिए मैंने रात को होटल में डिनर रखा था जिसमें वो फॉरेन क्लाइंट भी इनवाइटेड थे। वह 5 लोग थे और वह साथ में ही सृष्टि का मजा लेना चाहते थे, पर इसके लिए सृष्टि का होश खोना जरूरी था। इसलिए मैंने उसके खाने में ड्रग्स मिलाई थी ताकि वह अपने होश खो दे, पर तब जो वेटर हमें सर्व कर रहा था उसे ये सब पता चल गया, इसलिए उसने जानबूझकर सृष्टि पर जूस गिरा दिया था। जब सृष्टि वॉशरूम गई तो उस वेटर ने सारी बात सृष्टि को बताई जिसे सृष्टि को यही लगा था कि ये काम उन फॉरेन क्लाइंट ने किया है, पर ऐसा नहीं था। सृष्टि ने वापस आकर मुझे उन लोगों के खिलाफ शिकायत की थी कि वह अच्छे लोग नहीं हैं और वह उसके साथ गलत करना चाहते हैं, पर मैंने उसे जैसे तैसे समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। सृष्टि ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ड्रग्स उसके खुद के पति ने मिलाए थे और वही उन्हें उन भूखे भेड़ियों के सामने भेज रहा है। मुझे उस वेटर पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने होटल अथॉरिटी से कहकर उसे जॉब से निकलवा दिया था। जैसे ही रात गहराने लगी हम अपने रूम में वापस आ गए थे। मैंने उसके पानी में वह ड्रग्स मिला दिए थे जिसकी वजह से उसे हल्का हल्का नशा होने लगा था। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरा प्लान सक्सेसफुल होने वाला था। मैंने सारे फॉरेन क्लाइंट को भी मेरे कमरे में बुला दिया था, वह काफ़ी एक्साइटेड थे। उन्होंने मुझे 20 करोड़ रुपए दिए थे तुम्हारी बहन के बदले।
क्योंकि तुम्हारी बहन है ही ऐसी। वंश इतना कहकर फिर से कुणाल की तरफ मक्कारी भरी स्माइल हंसने लगता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, पर तुम्हारी बहन पूरे नशे में नहीं गई थी जिसकी वजह से उसने मुझसे बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया। वह कमरे के बाहर जाना चाहती थी और मुझे भी गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसे बहुत पीटा, इतना पीटा कि उसकी चीखें कमरे से बाहर जाने लगी। पर मैं उसे मार नहीं सकता था और फौरन क्लाइंट को भी यह सब काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। सृष्टि मेरे सामने रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी पर मैंने उसे नहीं छोड़ा। बाद में उन लोगों ने सृष्टि के कपड़े निकालना शुरू कर दिए थे और मैं बड़े मजे से वहां पर बैठकर शराब पी रहा था क्योंकि मेरे सर से वह बोझ हटने वाला था जो मैं कब से हटाना चाहता था। वह रोते रोते मुझसे भीख मांग रही थी कि मैं उसे बचा लूं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे उसे तड़पता देखकर बहुत मजा आ रहा था। वह 5 लोग उसके साथ मनमानी कर रहे थे जिसकी वजह से उसकी चीखों की आवाज़ दूर दूर सुनाई दे रही थी। मैंने रिसेप्शन में भी सबको पैसे दे रखे थे ताकि वह यहाँ पर ना आए, पर उसे बहुत खुजली मची थी, इसलिए वह सीधे कमरे में चला आया था। उसको जॉब से निकालने के बावजूद भी वह वापस आ गया था। शायद वह नीचे सब लोगों को पीट कर आया था। वह यहाँ पर हीरो बनना चाहता था। उसने उन फॉरेन क्लाइंट को काफ़ी पिटा और उसने मुझे भी मारा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। उसने सृष्टि को उठाने की काफ़ी कोशिश की पर सृष्टि नशे की हालत में दर्द से तड़प रही थी। उसने पुलिस को कॉल करके होटल बुला लिया था, पर जब ये बात होटल के मालिक को पता चली तो वह काफ़ी डर गया क्योंकि कहीं ना कहीं सारा ब्लेम उन पर आ सकता था। इसलिए मेरे बॉडीगार्ड और होटल के कुछ स्टाफ ने मिलकर उस वेटर को काफ़ी पिटा क्योंकि वह अकेला था और जहां तक होटल वालों को पता था उसके परिवार का कुछ अता पता नहीं था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि वह मर गया तो सारा ब्लेम मुझ पर आ सकता था, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने सोचा क्यों ना उसी को ही फंसाया जाए। इसलिए पुलिस आने से पहले ही मैंने खुद को चोट पहुंचाना स्टार्ट कर दिया और फिर बाद में सृष्टि के सर पर फ्लावर वास से वार किया जिसकी वजह से उसके सर से खून पानी की तरह बह रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि वह जरूर पुलिस के आने से पहले मर जाएगी और सारा ब्लेम उस वेटर पर आ जाएगा क्योंकि वह होटल देहरादून के जंगलों से काफ़ी नज़दीक था। मुझे पता था अगर मैं किसी और तरीके से सृष्टि को मारूंगा तो तुम्हें जरूर हम पर शक होगा, इसलिए मैंने उसे तड़पा तड़पा कर मरने के लिए छोड़ दिया और पूरी होटल से अपने आदमियों से कहकर सीसीटीवी फुटेज भी हवा दी। मुझे पता था तुम फिर भी मेरी बातों पर शक करोगे, इसलिए मैंने पहले से ही उन बाकी वेटरों से कह रखा था कि जब भी तुम्हें वह टॉर्चर करें तो तुम्हें क्या करना है, और उन्होंने वही किया। उन्होंने तुम्हें वही रिकॉर्डिंग दी जिसमें वह लड़का हमारे रूम से बाहर निकल रहा था। मैंने बाकी सारी फुटेज वहां से हटवा दी थी और तुमने उन लोगों की बातों पर भरोसा कर लिया। यह मेरे लिए भी अच्छा था। मैंने जानबूझकर अपने आप को काफ़ी चोट पहुंचाई ताकि तुम्हें ये लगे कि यह सारा किया धरा सब उस लेटर का है। मैंने जानबूझकर अंधे होने का नाटक किया। मैंने पहले ही उन फॉरेन क्लाइंट को वहां से अपने बॉडीगार्ड की मदद से बाहर भिजवा दिया था, इसलिए कमरे में सिर्फ मैं और सृष्टि थे और हम दोनों ही लहूलुहान हालत में पड़े हुए थे। इसलिए पुलिस को भी यही लगा कि यह सब उस वेटर ने किया है और हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल एडमिट किया गया। और तुम्हें बाकी का सब पता ही है, कैसे तुमने ही जानबूझकर उस वेटर को पुलिस के चंगुल से बचाया था और बाद में उसकी बहन को फंसाया था। मुझे ये सब पता है क्योंकि मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। मैंने डॉक्टर को भी पैसे दिए थे वह झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए। वह पहले तो मान नहीं रहा था, उसके लिए भी मुझे काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। बाद में वह मेरे झांसे में आया था और उसने गलत रिपोर्ट बनाकर तुम्हें दी थी, पर तुम काफ़ी स्मार्ट निकले। जब 6 दिन बाद में हॉस्पिटल से वापस आया तो तुमने सृष्टि को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया, इसलिए मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं था क्योंकि इस सच के बारे में सिर्फ सृष्टि और वह वटर जानता था जिसने सृष्टि को बचाया था। मुझे पता था जब तक तुम मेरी बातों पर भरोसा करोगे तब तक उस वेटर की एक भी नहीं सुनोगे, और ऐसा ही हुआ। तुमने मुझ पर कोई शक नहीं किया, पर पता नहीं कैसे वह सृष्टि बच गई। अगर वह मर गई होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतना कहकर वंश जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, और वह वटर जी से हीरो बनने का भूत सवार था उसके साथ, तो तुमने इतना बुरा किया। मुझे तो ये सोच सोच कर ही मजा आ गया था। मैं पहले उसे मारना चाहता था, पर जब मुझे पता चला कि वह तुम्हारी कैद में है तो मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। पर कोई बात नहीं, वह भी काम तुमने खुद कर दिया। तुमने उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसने खुद ही अपनी जान ले ली। वंश इतना कहकर फिर से जोर जोर से हंसने लगता है जैसे कि वह कोई जोक सुना रहा हो। उसके मुंह में काफ़ी दर्द हो रहा था, फिर भी वह हंस रहा था ताकि कुणाल गुस्से में आकर उसकी जान ले ले। वही कुणाल बिना किसी एक्सप्रेशन के सोफे पर बैठा हुआ था। उसके अंदर गिल्ट, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ हावी हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर वह वंश की जान भी ले लेगा तो उसको उससे क्या मिलेगा? जो होना था वह हो गया। क्या वह सिद्धार्थ को वापस ला सकता था? क्या वह ख्वाहिश को ये कह सकता था कि वह उसे माफ कर दे? वह किस मुंह से यह कहता?
वह इमोशनल हो जाता है। वह भले ही अपने आप को कितना भी सख्त दिखा ले, पर अब वह पूरी तरह टूट गया था। उसने 7 साल पहले इस बात की जांच खुद क्यों नहीं की? उसे क्या जरूरत थी इस लालची इंसान पर भरोसा करने की? उसने आज से पहले कभी भी किसी पर भरोसा नहीं किया था, पर वह ना चाहते हुए भी उस पर भरोसा कर बैठा था। क्योंकि वह उसकी बहन का पति था, वह उससे झूठ कैसे बोल सकता था? और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने उस धोखेबाज के चक्कर में उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कुणाल पागलों की तरह अचानक से हंसने लगता है, जैसे कि उसे कोई सदमा लगा हो। वह भले ही हंस रहा था, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वही कबीर जो कुणाल के साइड में खड़ा था, वह कुणाल की ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है। वंश जो कुछ देर पहले हंस रहा था, वह कुणाल की हंसी देखकर अचानक से चुप हो जाता है। उसे उस हंसी में अपने लिए मौत साफ नजर आ रही थी। वही कुणाल हंसते हुए कबीर को देखने लगता है, जिससे कबीर उसका इशारा समझ जाता है। वह तुरंत ही एक मैसेज कर देता है, जिससे कुछ ही देर में फिर से वह अस्पताल की लाइव फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें वंश के पापा बुरी तरह से बेड पर तड़प रहे थे, उनकी जान जा रही थी। वही वंश ये देखकर बेड से खड़ा होने लगता है। वह कुणाल के पास जाकर उसके पैर पकड़ना चाहता था, पर उसके पास उठने की ताकत भी नहीं थी। वह बेड से अचानक से खड़े होने की कोशिश करता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह लड़खड़ा कर फर्श पर गिर जाता है। उसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि कुणाल ने उसे बहुत मारा था। उसके हाथ और पैर ऑलमोस्ट टूट ही गए थे। फर्श पर लेटे लेटे ही वंश कुणाल से रहम की भीख मांगते हुए कहता है, मैंने तुम्हें सब सच्चाई तो बता दी, अब तुम क्या चाहते हो? मेरे डैडी को छोड़ दो, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जो भी कुछ किया है वह मैंने किया है। वह तो इस बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। वही कुणाल अपने हाथ में जलती हुई सिगार लेकर सोफे से खड़ा हो जाता है। वही वंश जब कुणाल को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो घबरा जाता है। वह भले ही मौत की भीख मांग रहा हो, पर उसे डर तो लग रहा था। वह जानता था उसकी मौत इतनी भी आसान नहीं होने वाली। कुणाल चलते हुए उसके पास आता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर से उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारता है, जिसकी वजह से वहां पर से खून तेजी से बहने लगता है। वंश दर्द से तड़पकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसको ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले भी कुणाल ने उसे काफी मारा था। कुणाल अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए वंश को देखने लगता है। उसके बाद कबीर को कुछ इशारा करता है। वही कबीर जानता था कि आगे उसे क्या करना है। वह तुरंत ही बॉडीगार्ड से कुछ कहता है, जिसे कुछ ही देर में बॉडीगार्ड वंश को किसी लाश की तरह गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाते। वही कुणाल उसके जाने के बाद किसी हारे हुए इंसान की तरह दिशा शून्य होकर अपने कदम विला के बाहर बढ़ा देता है। वह अपने सभी बॉडीगार्ड के साथ वहां से अपने प्राइवेट विला आ जाता है। उसे पता था अंश मारिया आंटी के साथ खुश होगा, क्योंकि वह पहले से ही उससे नाराज था। कुणाल के अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। वह तुरंत ही विला आकर अपने बॉडीगार्ड को अपने आप को मारने के लिए कहता है, पर बॉडीगार्ड डर के मारे एक दूसरे को देखने लगते हैं। वह अपने बॉस को कैसे मार सकते थे? वही कुणाल किसी पागल इंसान की तरह बिहेव करते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम सबको यही कि यही खत्म कर दूंगा। वह इतना कहकर अपनी गन बाहर निकाल लेता है और बॉडीगार्ड के सामने पॉइंट कर देता है। वही कबीर ये देखकर डर जाता है, क्योंकि पहले ही कुणाल की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वह गुस्से से कांपते हुए अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा था, जैसे कि वह अपने आप को खत्म कर लेना चाहता हो, और यह बात अच्छी नहीं थी। वही बॉडीगार्ड भी कुणाल की बात सुनकर उस पर वार करने लगते हैं। वही कुणाल उनकी मार सहते हुए यूं खड़ा रहता है। वह बॉडीगार्ड कुणाल को काफी बेरहमी से मार रहे थे, क्योंकि यह कुणाल का ऑर्डर था। अगर वह नहीं मारते तो कुणाल उन्हें मार देता, और वह उनका बॉस था, उनके ऑर्डर मानना उनका काम था। कुछ ही देर में कुणाल का हैंडसम चेहरा उन बॉडीगार्ड के मार से बिगड़ने लगता है। उसके शरीर पर जगह जगह खून जमने के रेत निशान हो जाते हैं। उन बॉडीगार्ड का हाथ कुणाल को मारते हुए कांप रहा था, पर वह मजबूर थे। वह सभी बॉडीगार्ड कुणाल को 1 घंटे से लगातार मार रहे थे, पर कुणाल अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी जगह पर खड़ा था। वही कबीर जब अपने बॉस को इतना हटा होते हुए देखता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता। वह आगे बढ़ने को होता है कि तब तक कुणाल की आंखें, जो किसी गहरे समुद्र की तरह थी, वह हल्की हल्की बंद होने लगती है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। वही कबीर भागकर कुणाल के पास चला जाता है। वही बॉडीगार्ड जो कुणाल को मार रहे थे, वह भी ये देखकर घबरा जाते हैं। वह उसे संभाल कर सोफे पर बिठा देते हैं। वही कबीर जब कुणाल के सर को छूता है तो उसका सर किसी भट्टी की तरह तप रहा था। शायद उसको तेज बुखार था। ये देखकर कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह अपने बॉडीगार्ड को डॉक्टर को बुलाने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे पता था 5 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दूसरी तरफ खुराना मेंशन चाहत वॉक करके वापस आ गई थी। वह स्वीकृति जी के पास बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर काफी गंभीर भाव थे।
क्योंकि कुछ देर पहले स्वीकृति जी ने उसे जो कुछ भी कहा था उसके लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे ये सब काफी अजीब लग रहा था। वही स्वीकृति जी चाहत को मनाते हुए कहती है, बेटा तुम क्या सोच रही हो? अगर तुम दिया लेकर भी ऐसा लड़का ढूंढने जाओगी तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, उसमें खराबी ही क्या है? और वैसे भी तुम दक्ष से बहुत प्यार करती हो, वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। क्या तुम नहीं चाहती कि उसे भी एक माँ का प्यार मिले? तुम्हारे डैड को भी अक्षय बहुत पसंद है और तुम तो जानती हो सुजाता जी भी तुम्हें बहुत पसंद करती है और अक्षय काफी ओपन माइंडेड है, वह तुम्हें तुम्हारे हर डिसीजन में सपोर्ट करेगा। क्या तुम अक्षय जैसे लड़के को आसानी से जाने दे सकती हो? ऐसे लड़के भगवान लाखों करोड़ों में एक ही बनता है और अक्षय भी यही चाहता है। वही चाहत जब ये सुनती है तो वह गहरी सोच में गुम हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तो दोस्तों आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।